अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम शादो आबाद रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को अल्लाह ताला पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह आपकी दिली तमन्नाओं को पूरी करे। तो आप दूसरों को खुशियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपकी रास्तों में खुशियाँ बिखेरते चले जाएंगे। और फ़ातिमा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स लिखने का। आपका प्यार भरा तोहफ़ा मुझ तक पहुंच गया है। बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज की कहानी की तरफ आते हैं। कहानी का नाम है हक़ ज़िंदगी। ये एक डॉक्टर की कहानी है। उसके ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं या उसकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हो रहे थे, उससे वो किस तरीके से निकलती है बाहर और उसका किस तरीके से मुकाबला करती है, वो देखते हैं हम। सोमी ने अपना कोट उतारा और पर्स से ब्रश निकालकर बाल ठीक किए। फिर उसने अपना उबाया पहना। रेहाना ने अंदर झांका और सवालिया अंदाज में बोली, छुट्टी की तैयारी? जाहिर है, सोमी ने थके लहजे में कहा। आज काम वैसे भी ज़्यादा था। सोमी शहर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर थी। 2 साल पहले वो हाउस जॉब मुकम्मल करके इस अस्पताल में मुलाजिम हुई थी। यहाँ तनख्वाह तो अच्छी थी मगर काम बहुत ज़्यादा था। शहर के वस्त में इस बड़े टाउन में ये वाहिद अस्पताल था जहाँ तमाम सहूलतें और इमरजेंसी का इंतज़ाम था। सोमिया असफर जनरल फिजिशियन थी और उसकी ड्यूटी आमतौर से इमरजेंसी में ही होती थी। आज भी इलाके में फायरिंग की 2 वाक़यात में 4 ज़ख्मी लाए गए थे, जिनमें से एक तो आते ही चल बसा था, 2 शदीद ज़ख्मी थे, मगर उनकी हालत खतरे से बाहर थी। इन्हें इब्तिदाई तिब्बी अमदाद के बाद प्राइवेट रूम्स में मुंतकिल कर दिया गया था। एक ज़ख्मी जिसकी हालत खतरे से बाहर थी, उसे इब्तिदाई तिब्बी अमदाद के बाद अस्पताल से फ़ारिग कर दिया गया था। सोमी इस टीम में शामिल थी जिसमें इन ज़ख्मियों को देखा था। डॉक्टर करीम अंसारी इस टीम का सरबराह था क्योंकि वो इमरजेंसी का सरबराह था। 2 जो शदीद ज़ख्मी थे उन्हें डॉक्टर करीम ही देख रहा था। उसने ऑपरेट करके गोलियां निकाली, फिर बाकी काम सोमी और डॉक्टर शारिक के सुपुर्द कर दिया। कई घंटे तक वो इसके साथ लगे रहे। चौथे ज़ख्मी की रिपोर्ट तैयार करके और बाकियों को वार्ड में शिफ्ट करके सोमी और दूसरे फारिग हुए तो शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी। इन दिनों सोमी इवनिंग शिफ्ट में थी जो 12 बजे ख़त्म होती थी। सोमी की रिहाइश अस्पताल से कुछ दूर एक फ्लैट में थी। जब उसने यहाँ मुलाजमत की तो उसने रिहाइश भी यहीं ले ली। उसके साथ उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई साकिब, जो इस वक्त मैट्रिक में पढ़ रहा था, साथ था। सोमी का बाप उस वक्त दुनिया से गुजर गया था जब वो MBBS के 3रे साल में थी और उसने आखिरी के 3 साल बहुत मुश्किल से गुजारे, मगर ये मुश्किल वक्त किसी न किसी तरह गुजर गया और अब वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो छुट्टी करके बाहर आई तो 12:15 बज जाते। उसने पहले ही साकिब को कॉल कर दी थी। वो अस्पताल से बाहर आई तो साकिब मौजूद था। हालात ख़राब हैं, अम्मी तो टीवी पर देखकर परेशान हो गई थी और आपको कॉल कर रही थी। मैंने देख लिया था जिस वजह से हालत ख़राब है वो भी तो मुझे ही देखना पड़ रहे थे। सोमी जानती थी कि ज़ख्मी होकर आने वाले एक सियासी पार्टी के कारकुन थे और उन पर मुखालिफ पार्टी ने फायरिंग की थी। इस पार्टी के मुसल्लह बदमाश भी बिला तकल्लुफ़ इमरजेंसी में दंदनाते फिर रहे थे, मगर किसी की जुरात नहीं थी कि उन्हें बाहर जाने को कहता। वो बिला तकल्लुफ़ अपने अज़ाइम का भी ऐलान कर रहे थे कि वो जल्द ही मुखालिफों को देख लेंगे। ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी सोमी कई बार ऐसे हालात देख चुकी थी। इन हालात में पूरा अस्पताल एक किस्म की टेंशन में आ जाता था कि अगर इत्तेफाक से भी दूसरी पार्टी का कोई फ़र्द यहाँ आ गया तो अस्पताल में ही मारामारी शुरू हो जाएगी और इस इलाके में बारहा हो चुका था। मगर इनका अस्पताल अभी तक महफूज था, उसके बावजूद धड़का लगा रहता था। मसला ये था कि केस लेने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। 1-2 बार ऐसे वाक़यात हुए तो मुश्तइल अफराद ने अस्पताल में हंगामा आराई और तोड़फोड़ की थी। इस मसले से कतई नज़र सोमी इस जगह और मुलाजमत से बिल्कुल मुतमईन थी। तनख्वाह अच्छी थी और दूसरी सहूलियात भी थी। वो फ्लैट पर पहुंची तो माँ के साथ उसने भी सुकून का सांस लिया। थकी हुई होने के बावजूद उसे सोते सोते 2 बज गए थे। फिर उसकी आँख फायरिंग की आवाज़ से खुली और वो चौंक कर उठी थी।
रज़िया सुबह सवेरे उठ जाती थी क्योंकि साकिब को स्कूल भेजना होता था। इस वक्त उसके लिए वो नाश्ता बना रही थी। उनका फ्लैट दूसरे फ्लोर पर था। साकिब ने बालकनी से झांक कर देखा। बाहर दुकानें बंद हो रही हैं, उसने कहा। इतनी सुबह बेकरी, दूध, दही और इस किस्म के आइटम रखने वाली दुकानें खुलती थीं। अगर वो बंद हो रही थी इसका मतलब ये था कि हालत ख़राब थे। सोमी ने कहा, साकिब आज स्कूल मत जाओ। बाजी आज मेरा टेस्ट है। कोई बात नहीं, टेस्ट जान से ज़्यादा कीमती नहीं होता। रज़िया ने भी तायद की। फिर दे सकते हो। फायरिंग की आवाज़ सुन रहे हो ना? वाकई फायरिंग की आवाज़ों से लग रहा था कि वो कहीं नज़दीक से ही आ रही हैं। सोमी ने टीवी खोला और वॉशरूम में आई। ब्रश करते और मुंह धोते हुए उसने खबरें सुनी। फायरिंग की खबर आधे घंटे बाद आई और वजह भी पता चल गई कि गुज़िश्ता शाम फायरिंग से मरने वाली सियासी पार्टी के कारकुन का जनाजा था और वो इसी इलाके का रहने वाला था। इलाके में कशीदगी फैल गई थी और नामालूम अफराद ने शदीद फायरिंग करके सारा इलाका बंद करवा दिया था। सोमी नाश्ते के बाद चाय का मग लेकर टीवी के आगे बैठी हुई थी। साकिब का कमरा अलग था। वो अपने कमरे में गया तो रज़िया ने मौका गनीमत जानकर सोमी से कहा, तूने क्या सोचा है? सोमी ने गहरी सांस ली। वो समझ गई कि अब वो क्या कहेंगी। वो कुछ अरसे से इस बात पर जोर दे रही थी कि वो शादी के लिए मान जाए। उसने कहा, अम्मी मैं कह चुकी हूँ कि अभी मैं अपना कैरियर बना रही हूँ और मुझे साकिब का कैरियर भी बनाना है। मैं शादी नहीं कर सकती। ये शादी के बाद भी तो हो सकता है बेटा। अम्मी मैं शादी के बाद ये सब नहीं कर सकूंगी। बेटा, सफ़िया और नबील कोई गैर तो नहीं है, तुम्हारी सगी और इकलौती खाला है। तुम जानती हो सफ़िया का घर बड़ा है और कुल 2 अफराद हैं। वो तो चाहती हैं कि हम इसके पास ही जाकर रहें। प्लीज़ अम्मी, मैं उसे मुनासिब नहीं समझती। ख़ास तौर से मैं नहीं चाहती कि साकिब खुद को बहन के घर में पड़ा हुआ महसूस करे। रज़िया ने गहरी सांस ली। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब सफ़िया ही तुमसे बात करेगी। मुझे खाला से कोई बात नहीं करनी, सोमी ने जल्दी से कहा। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, बस कुछ अरसे के लिए रुकने के लिए कह रही हूँ। सोमिया की खाला सफ़िया और उनका इकलौता बेटा नबील वफाकी दारुल हुकूमत में रहते थे। इतनी दूरी की वजह से 2-3 साल में इनकी मेल मुलाकात होती थी। सफ़िया और नबील 2 दिन बाद आ रहे थे। नबील ने इंजीनियरिंग की हुई थी और जॉब कर रहा था। सोमी को खाला से बहुत मोहब्बत थी और उसे नबील भी अच्छा लगता था, मगर वो अपनी अम्मी और खाला की ख्वाहिश अभी इस वक्त पूरी नहीं कर सकती थी। शाम तक हालात बेहतर हो गए थे। दुकानें खुल गई थी और ट्रैफिक चलने लगा था, इसलिए वो भी निकल आई थी। वो अस्पताल में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगा। अव्वल तो वहाँ ज़्यादा लोग थे नहीं। मेन गेट बंद था और गाड़ियाँ बाहर आकर रुक रही थी। फिर उसे अंदर आते हुए कई जगह पर मशकूक अफराद नजर आए जो आने जाने वाले हर फर्द को बगौर देख रहे थे और बाज़ को तो रोक कर पूछ भी रहे थे। एक आदमी ने उसे भी देखा मगर रोका नहीं। वो हैरान परेशान अंदर आई और एडमिन डॉक्टर नदीम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उनका अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक तो है, डॉक्टर नदीम ने तल्ख लहजे में कहा। ये कल यहाँ आने वाले अफराद की वजह से आए हैं। अस्पताल का अमला सहमा हुआ है। यहाँ मौजूद मुसल्लह अफराद की तादाद निस्फ दर्जन से ज़्यादा थी। उन्होंने एक तरह से अस्पताल को यरगमाल बना लिया था। कोई उनकी मर्जी के बगैर न यहाँ आ सकता था और न जा सकता था। ज़्यादातर अमला अपने अपने शोबों तक महदूद था और चहल पहल भी मफकूद थी। सोमी इमरजेंसी में आई तो डॉक्टर नदीम और डॉक्टर शारिद भी आ गए, मगर आज मरीज न होने के बराबर थे। जो भी आए थे वो इंतहाई मजबूर थे, वरना अक्सर तो बाहर ही से लौट गए थे। डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ के मुताबिक गुज़िश्ता रात कुछ मशकूक अफराद अस्पताल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ मौजूद ज़ख्मियों के साथ लगे हुए मुसल्लह अफराद ने मुज़ाहमत की और उनको ललकारा तो वो फरार हो गए। उसके बाद यहाँ मज़ीद मुसल्लह आ गए और उन्होंने एक तरह से अस्पताल को अपने कब्ज़े में ले लिया। अस्पताल के मालिक सर्जन शायान अहमद थे, मगर वो यहाँ कम ही आते थे। डॉक्टर नदीम उनके नायब थे और अस्पताल के तमाम इंतज़ामी उमूर वही देखते थे। सोमी को मौका मिला तो उसने कुछ देर बाद उनके दफ्तर का चक्कर लगाया और उनसे पूछा, सर ये कब तक चलेगा? ऐसे माहौल में तो हम काम नहीं कर सकते। खतरे की कोई बात नहीं है और ना ही ये हमारे किसी मामले में दखल दे रहे हैं, डॉक्टर नदीम ने उसे तसल्ली दी। सर इनकी मौजूदगी से लग रहा है कि उनको अपने मुखालिफों से ख़तरा है और अगर ये ख़तरा सचमुच यहाँ आ गया तो हम भी मारे जा सकते हैं।
ऐसा होगा नहीं। डॉक्टर नदीम ने फिर तसल्ली देने की कोशिश की। वैसे मैंने उनसे बात की थी कि बेशर अमले को छुट्टी दे दी जाए, मगर वो इसके लिए आमादा नहीं है। सोमी सहम गई। सर क्यों? डॉक्टर नदीम ने बेबसी से शाने उचका दिए। तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ और इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। सोमी वापस आई तो डॉक्टर करीम जख्मियों को देखने जा रहे थे। उसने सोमी से कहा, तुम मेरे साथ आओ, मुझे डर लग रहा है। उसने मिनमिना कर कहा, कम ऑन, वो तुम्हें या किसी को भी खा नहीं जाएंगे, वैसे भी वो जख्मी हैं। सोमी बादल नाख्वास्ता उनके साथ जख्मियों के कमरे में चली आई। एक बड़े से सेमी प्राइवेट कमरे में रखा गया था उन्हें। उनमें से एक सो रहा था। तकलीफ से बचाने के लिए उसे मार्फिन के जेर असर रखा गया था। दूसरा होश में था। ये बड़ी हुई शेव और सुर्ख आंखों वाला नौजवान मर्द था। उसकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा नहीं थी। नुकुश अच्छे थे, लेकिन बड़े हुए बालों और ज़ख्मों की वजह से वो अच्छा तासुर नहीं दे रहा था। जब तक डॉक्टर करीम उसे देखता रहा, वो सोमी को देखता रहा, और जब डॉक्टर करीम ने अपना काम कर लिया तो उसने कहा, डॉक्टर अब तुम नहीं आना, ये आएगी। डॉक्टर करीम चौंका। क्या मतलब? मतलब मत पूछ। उसका लहजा खुरदुरा हो गया था। तुझे बोल दिया ना, अब तू हमें देखने नहीं आएगा, बल्कि ये लड़की आएगी। ये जूनियर है और तुम्हारा ऑपरेशन मैंने। डॉक्टर करीम का जुमला अधूरा ही रह गया, क्योंकि जख्मी ने अचानक उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी नाक से नाक मिलाकर बोला, लगता है तुझे इस तरह समझ में नहीं आएगा, किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? सोमी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ छोड़ दे इन्हें। उसने सोमी की तरफ देखा और छोड़ दिया। तो तू कह रही है तो छोड़ रहा हूँ, वरना अपनी जगह इसे लिटा देता। मुझे एक बात 2 बार कहने की आदत नहीं है। अब अपनी मनहूस सूरत लेकर दफ़ा हो जाना और दोबारा इधर मत आना। डॉक्टर नदीम का चेहरा जिल्लत से जर्द नहीं हुआ था, बल्कि खौफ से सफ़ेद हो गया था। वो बाहर आए तो सोमी ने दबे लफ्ज़ों में कहा, इस बदमाश ने तो हद ही कर दी है। आप डॉक्टर नदीम से शिकायत करें। नहीं नहीं, डॉक्टर करीम ने घबरा कर कहा, तुम इनको नहीं जानती हो, ख़ासकर इस शख्स आसिफ को। डॉक्टर करीम ने उससे सरगोशी में बताया कि मज़कूरा शख्स सियासी पार्टी का नामी गिरामी किलर है और इस पर कत्ल के कई दर्जनों मुकदमात फ़ाइल थे, मगर वो आज़ादी से दंदनाता फिर रहा था। ऐसे शख्स से तो बंदे को सांप बिच्छू से ज़्यादा डरना चाहिए। सोमी भी डर गई। मेरे खुदा, इतना ख़तरनाक है? देखने में तो आम सा शख्स लगता है। पक्का बदमाश है। देखो, आसिफ ने सिर्फ तुम्हें बुलाया है। सोमी के जहन से ये बात निकल गई थी, इसलिए जब डॉक्टर करीम ने याद दिलाया तो उसकी जान निकल गई। उसने घबरा कर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। ये बात तुम मुझसे कहो। डॉक्टर करीम का लहजा तल्ख हो गया। चाहो तो डॉक्टर नदीम से बात करके देख लो। सोमी ने डॉक्टर नदीम को सूरत हाल बताई। डॉक्टर नदीम फिक्रमंद था। उसने कहा, अभी इनका आदमी आया था, वो कह कर गया है कि इन 2 जख्मियों को तुम ही देखोगी। उनको गोलियों के जख्म आए हैं और मुझे उनके बारे में इतना इल्म नहीं है। मैंने बताया था, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोमी की जान पर बन गई थी। उसने सोचा कि आज वो जैसे तैसे भुगता लेगी, मगर कल से तबीयत खराबी का कहकर अस्पताल नहीं आएगी जब तक ये दोनों यहाँ दाखिल हैं। इन दोनों को 6-6 घंटे के वक्फे से चेक किया जा रहा था। सोमी ने रात 11 बजे विजिट किया। डॉक्टर करीम ने मना किया था, मगर वो एक नर्स को साथ ले आई। आसिफ का साथी मकसूद भी होश में आ गया था। वो दोनों की हालत बेहतर थी। उनके जख्म भर रहे थे। आसिफ खामोशी से उसे देख रहा था और अंदर ही अंदर वो सहमी जा रही थी। उसे उस शख्स की आंखें अपने लिए गंदे अज़ाइम का अक्स लिए महसूस हो रही थी। ये बात महसूस करके वो और भी ज़्यादा सहम गई। वो एक कमज़ोर सी लड़की थी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, बल्कि वो खुद अपनी माँ भाई का सहारा थी। जब वो इसके कमरे से निकली तो उसने सुकून का एक तवील सांस लिया। 12 बजे उसने छुट्टी की और बाहर आने लगी तो उसने देखा कि एक शख्स भी उसके साथ साथ बाहर आया था। ये उन्हीं अफराद में से था जो सुबह से अस्पताल को अपने कब्जे में किए हुए थे। साकिब बाहर उसका मुंतजिर था। वो इसे देखकर चौंका। बाजी, क्या हुआ है? आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, थक गई हूँ, उसने बहाना किया और घर की तरफ जाते हुए उसने कई बार मुड़ कर देखा तो उसे वो शख्स फासले से पीछा करता हुआ नजर आया। वो अपार्टमेंट तक आया था, गोया उसने जान लिया था कि वो कहाँ रहती है। सोमी कोशिश कर रही थी कि साकिब को पता न चले। वो बच्चा था और सहम जाता। उसने सोच लिया था कि वो कल अस्पताल नहीं जाएगी और तबीयत खराबी का कह देगी। मुसीबत ये थी कि कल से शिफ्ट बदल जाती और उसे अब सुबह जाना था।
अपनी तबीयत की खराबी उसने घर में आते ही वाज़ेह कर दी थी और चाय के साथ दवाई लेने का ड्रामा किया था। उसने रज़िया से कहा था शायद मैं कल सुबह अस्पताल न जाऊं। हाँ, अगर तबीयत ठीक ना हो तो आराम करो, रज़िया ने कहा। वो चाहती थी कि सब मामूल के मुताबिक लगे। रज़िया ने इसी वजह से उसे उठाया नहीं और उसकी आंख मोबाइल के बेल पर खुली थी। कॉल अस्पताल की तरफ से थी। उसका ख्याल था कि कॉल डॉक्टर नदीम की होगी, मगर जब उसने आसिफ की आवाज़ सुनी तो उसे झटका लगा। वो पूछ रहा था, तुम इस अस्पताल क्यों नहीं आई? आप? उसने बमुश्किल कहा। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तब भी अस्पताल आ जाओ, यहाँ तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। प्लीज़, मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ आज की ही छुट्टी है, कल तुम लाजमी आओगी। और हाँ, तुम्हारा भाई बहुत छोटा और प्यारा सा है, उसका ख्याल रखना। उसने कहते ही कॉल काट दी और सोमी धड़कते दिल और खुश्क होठों के साथ मोबाइल कान से लगाए बैठी रह गई। आसिफ की धमकी वाज़ेह थी। इतने में रज़िया कमरे में आई। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अस्पताल से कॉल थी। उसने जल्दी से मोबाइल रख दिया। मैंने कह दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज नहीं आऊँगी। ठीक है, अभी आराम करो, जब भूख लगे तो बता देना, मैं नाश्ता बना दूँगी। अभी दिल नहीं चाह रहा है। साकिब चला गया? हाँ, उसे गए हुए बहुत देर हो गई। वो सोच रही थी कि अगर उसने आसिफ की किसी बात से इनकार किया तो उसके भाई को कोई नुकसान हो सकता है। डॉक्टर करीम ने बताया था कि वो कितना खतरनाक शख्स है। वो दर्जनों कत्ल कर चुका है। जो शख्स इतना शफ़ाक हो, उससे कुछ बईद नहीं। सोच सोच के उसके सर में दर्द होने लगा था। वो कोशिश कर रही थी कि ना सोचे, मगर सोचे खुद ब खुद उसके दिमाग में आ रही थी। तंग आकर वो उठ गई। शावर लेकर उसने नाश्ता किया, फिर सर दर्द की दवा ली। जब तक साकिब स्कूल से नहीं आया वो बेचैन सी रही थी। इत्तेफाक से साकिब को आने में कुछ देर लग गई। उसके आते ही वो उस पर बरस पड़ी। तुम जल्दी नहीं आ सकते? पता भी आजकल कितने हालात ख़राब हैं, ठीक नहीं चल रहे हालात। क्या हो गया है बाजी? आज तो सब कुछ ठीक है, साकिब ने हंसते हुए कहा। आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। नहीं, तुम स्कूल से सीधे घर आया करो, सोमी ने सख्त लहजे में कहा। अम्मी परेशान हो जाती हैं। अम्मी तो बिल्कुल परेशान नहीं है। साकिब ने रज़िया की तरफ देखा। उस दिन वो ज़्यादातर कमरे में रही और अगर रज़िया या साकिब कमरे में आते तो वो यूँ बन जाती जैसे आराम कर रही है। जैसे जैसे रात आ रही थी अगले दिन के ख्याल से उसका दिल बैठा जा रहा था। उसकी परेशानी में एक एसएमएस ने और इजाफा कर दिया था जो किसी नामालूम नंबर से आया था। उसमें लिखा था, कल लाजमी आना है तुमको, कल तुम लाजमी हॉस्पिटल आओगी। रात सोने के लिए लेटी तो उसने सोचा कि वो हिम्मत हार रही है। उसे हौसले से हालात का मुकाबला करना चाहिए। इंसान चाहे तो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अगर वो हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा न हारे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सोच ने उसे सचमुच हौसला दिया। सुबह हस्बे मामूल उसकी आंख 7 बजे अलार्म से खुली थी। उसने तैयार होकर नाश्ता किया और अस्पताल जाने के लिए बाहर आई। जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर आई उसने फुटपाथ पर दूसरी तरफ उसी आदमी को देखा जिसने अस्पताल से फ्लैट तक उसका पीछा किया था। उसे देखते ही आदमी ने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। सोमी तेज कदमों से चलने लगी। वो आदमी भी कुछ देर बाद उसके पीछे आया और अस्पताल तक उसके साथ रहा। उसने अपनी आमद का वक्त नोट कराया और ड्यूटी पर आई तो डॉक्टर करीम परेशान बैठा हुआ था। उसने सोमी से कहा, ये नई मुसीबत है, आज इसे डिस्चार्ज करना था मगर अब वो अस्पताल से जाने के लिए राजी नहीं है। सोमी को लगा जैसे वो इसे सुना रहा है कि इसकी वजह से खतरनाक शख्स अस्पताल में रहने पर मुसिर था। सोमी ने कहा, डॉक्टर नदीम को चाहिए कि किसी बहाने से उसे चलता कर दे। कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता है, डॉक्टर करीम ने तल्खी से कहा। यहाँ डॉक्टरों की पहली ही शामत आई रहती है। अगर यही हालात रहे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, सोमी ने कहा। अभी जाकर इसे भुगतो, सुबह से 4 बार पूछ चुका है। सोमी नर्स के साथ कमरे में आई तो आसिफ ने नर्स की तरफ देखा और कहा, तू जा और बाहर रह। वो बिला चूं चिरा बाहर चली गई। सोमी ने बेबसी से उसे देखा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। लेडी डॉक्टर 1000 हैं लेकिन कोई तुम्हारे जैसी हसीन नहीं है, वो आहिस्ता से बोला। उसका साथी मकसूद मुस्कुरा रहा था। उसने उकसाने वाले अंदाज में कहा, सिर्फ ज़बानी कलामी तारीफ करेगा या अमली तौर पर भी कुछ? तू चुप कर, आसिफ ने उसे झिड़क दिया। यह मेरा मामला है और इसमें दखल ना दे। वो कहते हुए सोमी की तरफ मुड़ा। आज मुझे यहाँ से डिस्चार्ज किया जाना था मगर तुम्हारी खातिर रुक गया।
अब आपको इस अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है। सोमी ने उसे कायल करने की कोशिश की। ये मैं जानता हूँ कि ये कब क्या करना है, उसने खुरदुरे लहजे में कहा। सोमी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अब मैं जाऊँ? हाँ, लेकिन जल्दी ही मैं तुमसे तफसीली मुलाकात करूंगा, उसने इजाज़त देते हुए मायनी खेज अंदाज में कहा। कम से कम एक बार। सोमी को लगा कि उसका सारा खून चेहरे पर आ गया है। आसिफ का अंदाज और लहजा चीख चीख कर इसकी ख्वाहिश की अक्कासी कर रहा था। वो कमरे से बाहर निकली और अपनी सीट पर आने के बजाय वॉशरूम की तरफ चली गई। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और वॉश बेसिन का नल खोलकर रोने लगी। उसका दिल हल्का हुआ तो उसने मुंह धोया और बाहर निकल आई। उस दिन भी अस्पताल में मरीज और दूसरे लोग मामूल से कम थे और ज़्यादातर फारिग बैठी रही। शाम को छुट्टी से पहले वो एक बार फिर आसिफ को देखने गई। वो कमरे में जाने वाली थी कि उसे अंदर से आवाज़ आई, वो 4 बजे ऑफ कर जाएगी। तुम देखना, ख्याल रखना, और हाँ, अब तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है। वो कुछ देर बाद अंदर गई। उसने नॉर्मल से अंदाज में आसिफ और मकसूद का मुआयना किया और आसिफ से बोली, आप दोनों ठीक हैं, मामूली से ज़ख्म रह गए हैं जो 2-3 दिन में भर सकते हैं। अगर आप दवाएं बाकायदगी से लेते रहें तो ये जल्दी ही भर जाएंगे। अब तो मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार है कि मेरे ज़ख्म कब भरते हैं, आसिफ बोला। उसका लहजा फिर मायनी खेज हो गया। ये 2-3 दिन हम यहीं गुजारेंगे, मकसूद बोला। सोमी वहाँ से निकली और चेंजिंग रूम में आई। उसकी छुट्टी का वक्त हो गया था। वो सोच रही थी कि आसिफ किसको इसके बारे में बता रहा था और क्यों बता रहा था। अभी वो चेंज करके निकली थी कि अस्पताल के बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई। अस्पताल में अफरा तफरी की कैफियत नज़र आई। लोग बाहर से भागकर अंदर आए और अस्पताल का गेट बंद कर दिया गया। फायरिंग कोई 15-20 मिनट तक जारी रही। उसके बाद बाहर सब बंद हो गया। सोमी परेशान थी कि अब वो घर कैसे जाएगी। रज़िया की कॉल आई तो सोमी ने उसे मना किया कि वो साकिब को ना भेजे। रज़िया फिक्रमंद थी कि वो कैसे आएगी। उसने तसल्ली दी कि वो देखभाल कर किसी के साथ आ जाएगी, मगर ये उसने सिर्फ अम्मी को तसल्ली देने के लिए कहा था, वरना यहाँ कौन था जिसके साथ वो जाती। उसकी वाकिफ का चंद एक लड़कियाँ थीं और वो सब दूसरी जगहों पर जाती थीं। किसी मर्द के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर फिर भी जाना तो था ही घर। 4:30 बजे उसने हिम्मत की और बाहर आई। हर तरफ हू का आलम था। उसका फ्लैट मस्जिद अंदर की तरफ था और रास्ते पर ज़्यादा चहल पहल भी नहीं होती थी। इस वक्त तो वैसे भी सन्नाटा था, सिर्फ रोशनी थी, इसलिए वो सर झुकाए चलती रही। माहन उसे ऐसा लगा कोई इसके पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया, मगर आवाज़ बराबर आ रही थी। शायद कोई गाड़ियों के पीछे था। यहाँ लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। उसके कदम भी नहीं उठ रहे थे, वो बस चल रही थी। अभी वो निस्फ रास्ते तक पहुंची थी कि अचानक उकब से किसी गाड़ी का इंजन गुर्राया और फिर पहियों के चरचराने की आवाज़ आई। कार उसके बिल्कुल पास आकर रुकी थी और फ्रंट सीट से एक आदमी उतरकर तेजी से उसके सामने आया। सोमी ने खौफजदा होकर चीख मारी और वापस पलटी थी कि उसके उकब में पहले से मौजूद शख्स ने उसे बाजुओं से पकड़कर कार के खुले उकबी दरवाजे से अंदर धकेल दिया था। इससे पहले कि वो फिर चीख मारती, एक हाथ उसके मुंह पर जम गया और किसी ने गुर्राकर कहा, आवाज़ ना निकले। वो उसके हाथों में दबी किसी कमज़ोर चिड़िया की तरह काँप रही थी। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बोलने वाले की तरफ देख ही लेती। उसे ख्याल आया कि आसिफ ने ये सारा कराया था और वो उसी लिए किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। कार चल पड़ी थी। पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। कुछ देर बाद आदमी ने कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें अभी छोड़ देंगे, लेकिन पहले हमारा एक काम करना होगा। उसने हिम्मत करके सर हिलाया तो आदमी ने वार्निंग देकर उसके मुंह से हाथ हटा लिया कि वो चीखने चिल्लाने की कोशिश न करे। कैसा काम और कौन हो तुम? तुम्हारे अस्पताल में 2 बंदे दाखिल हैं, आसिफ और मकसूद। जानती हो तुम उनको? उसे ताज्जुब हुआ। हाँ, जानती हूँ। तुम इन्हीं के तो आदमी हो ना? उसकी बात पर कार में मौजूद तीनों अफराद ज़ोर से हंसे। फिर आदमी ने कहा, हम उनके जान के दुश्मन हैं और वो हमसे छुपकर अस्पताल में बैठे हैं। ख़ास तौर से आसिफ को हम किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। उसने हमारे बहुत सारे साथी मारे हैं। सोमी हैरान हुई, तुम उसके दुश्मन हो तो मुझे क्यों पकड़ा है? अस्पताल में हमारे भी बंदे हैं और हमें पता है कि उनके कमरे में तुम आती जाती हो और आसिफ की नीयत तुम पर ख़राब है। वो इसी किस्म का आदमी है। जहाँ पर भी खूबसूरत लड़की नज़र आती है, जब तक उसकी इज्जत बर्बाद न कर ले उसे सुकून नहीं मिलता। सोमी लरस गई। तुम ठीक कह रहे हो।
अगर उससे बचना चाहती हो और अपनी इज्जत को महफूज रखना चाहती हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। कैसा काम? सोमी अब तक उस आदमी की सूरत नहीं देख सकी थी। उसने जानबूझकर सोमी को यूं पकड़ा हुआ था कि वो उसे देख ना पाए। उसने एक छोटी सी शीशी उसको पकड़ाई और कहा, इसमें दवा है, इसे इंजेक्शन या ड्रिप में दे दो तो वो खामोशी से मर जाएगा। नहीं, इससे तो मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं पकड़ी जाओगी, इस दवा का पता नहीं चलता है और तुम इनकार नहीं कर सकती। आदमी की आवाज़ दुरुस्त हो गई। जिस तरह आज तुम्हें उठाया है इसी तरह किसी दिन भी उठा सकते हैं और उस बार तुम बाइज्जत वापस नहीं जा सकोगी। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानती थी कि ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका पोस्टमार्टम में पता न चले। वो लाजमी पकड़ी जाएगी, लेकिन उसे आसिफ से खतरा था और अब ये भी खतरा बनकर आए थे। इनका ताल्लुक यकीनन मुखालिफ पार्टी से था। शीशी उसकी मुट्ठी में दबी हुई थी। कार रुक गई और आदमी ने दरवाज़ा खोला। नीचे उतर जाओ, मगर याद रखना अगर वो जिंदा रहा तो तुम बाइज्जत जिंदा न रह सकोगी। वो लरसती टांगों से नीचे उतरी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है। जब कार वहाँ से चली गई तब उसे यकीन आया। उसने देखा कि वो अपने फ्लैट वाली सड़क पर खड़ी थी। वो बेसाख्ता गेट की तरफ लपकी और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। गार्ड ने उसे देखकर जल्दी से बैरियर उठा दिए और बोला, खैरियत है बीबी? जी, रास्ता सुनसान है, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, इसीलिए मैं यहाँ दौड़कर आई हूँ, उसने अपने सांस पर काबू पाते हुए कहा। फ्लैट तक आते आते उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया था, मगर जब रज़िया ने दरवाज़ा खोला तो उसकी सूरत देखकर ताड़ गई। वो और साकिब उसका इंतज़ार कर रहे थे। इत्तेफाक से उसका मोबाइल ऑफ था। रज़िया ने खुफगी से कहा, अपना मोबाइल तो देखती, यहाँ जान निकल गई थी। ख्याल ही नहीं आया, डरते डरते आई हूँ, उसने कहा। रज़िया और साकिब दोनों फ़िक्रमंद हो गए थे। साकिब ने कहा, आइंदा हालात कैसे भी ख़राब क्यों ना हो, आप मुझे आने से मना नहीं करेंगी। बस तू अकेले नहीं आएगी, मैं और साकिब लेने आ जाएंगे, रज़िया ने भी कहा। उसने उन्हें मुतमईन करने के लिए कहा, मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसे हालात में अस्पताल में ही रुक जाया करूँ, बाहर आने का ख़तरा क्यों मोल लूँ। वो दोहरे चक्कर में फंस चुकी थी। एक तरफ उसकी इज्जत खतरे में थी और दूसरी तरफ इज्जत के साथ जान का भी खतरा था। घर आते हुए उसने सोच लिया था कि इस बारे में माँ को कुछ नहीं बताएगी। वो परेशान होंगी और उसे घर बिठा लेंगी, मगर घर बैठना भी मसले का हल नहीं था। उसे न सही साकिब को तो बाहर जाना होगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस खतरे से कैसे निपटे। बहुत देर तक जागती रही और सोचती रही। फिर उसने नींद की गोली ली, तब जाकर कहीं उसे नींद आई। इस वजह से सुबह उसकी आंख देर से खुली। उसका जहन बोझल हो रहा था। उसने घड़ी देखी, 7:30 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर बाहर आई। रज़िया ने पूछा, तबीयत तो ठीक है? मैं सुबह से आवाज़ दे रही हूँ मगर तुम उठी ही नहीं। रात देर से नींद आई थी, मुझे बस एक कप चाय दे दें, देर हो रही है। रज़िया ने नाश्ते पर इसार किया मगर वो नहीं मानी। चाय पीकर वो बाहर निकल गई। उसका दिल नहीं चाह रहा था, मगर जाना तो था ही। अस्पताल जाते वो देख रही थी कि कोई उसकी तरफ मुतवज्जा तो नहीं है, या उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, मगर रास्ते में ऐसा कोई फ़र्द नज़र नहीं आया। अलबत्ता कोई कार या गाड़ी आने लगती तो वो सहम कर फुटपाथ पर हो जाती। खुदा खुदा करके वो अस्पताल में दाखिल हुई तो उसकी जान में जान आई। 8 बज रहे थे। टाइम रिकॉर्ड करके वो चेंजिंग रूम में आई और अपना उबाया और पर्स लॉकर में रखा। उसे ख्याल आया कि शीशी पर्स में थी। कोट पहनकर वो इमरजेंसी में आई तो डॉक्टर करीम एक ज़ख्मी को देख रहा था। उसने सोमी को देखा और बोला, शुक्र है तुम आ गई, क्योंकि आज सुबह से बहुत रश है। तबीयत ठीक नहीं थी मगर आ गई, उसने कहा और काम में लग गई। डॉक्टर करीम ठीक कह रहा था। वहाँ सुबह से खासे लोग आए हुए थे। उनमें ज़्यादा तादाद औरतों की थी और वो इन्हें देखने लगी। 1 घंटे बाद उसे फुर्सत मिली। आसिफ का ख्याल आया। उसने हिचकिचाते हुए डॉक्टर करीम से पूछा, वो दोनों चले गए हैं क्या? डॉक्टर करीम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इतनी आसानी से जा सकते हैं? प्लीज़, क्या आप जाकर नहीं देख सकते? उसने इल्तिजा की। डॉक्टर करीम ने साफ इनकार कर दिया। अव्वल तो उन्हें अब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रही, दूसरे मुझे वहाँ जाकर मरना नहीं है। तुम्हें याद नहीं उसने क्या धमकी दी थी? अभी वो बात कर ही रहे थे कि एक नर्स ने सोमी से आकर कहा, डॉक्टर आपको 12 नंबर वाला पेशेंट बुला रहा है। उसके हाथ पांव सर्द पड़ गए। 12 नंबर कमरे में वही दोनों थे। उसका दिल चाहा इनकार कर दे, मगर नहीं कर सकी। उसने नर्स से कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ।
वो कह रहा है आपको साथ लेकर आऊं। नर्स ने सहमे हुए लहजे में कहा, प्लीज़ डॉक्टर चलें, मुझे उससे डर लगता है। अच्छा चलती हूँ, उसने मरे हुए अंदाज में कहा। वो सोच रही थी कि रफ्ता रफ्ता सारे अस्पताल को सूरत हाल का इल्म हो जाएगा। अगर वो आसिफ से बच भी गई तब भी लोग उसके किरदार पर शक करते रहेंगे। मगर वो क्या करती, बुरी तरह फंस गई थी। इत्तेफाक से आसिफ कमरे में अकेला था, या उसने मकसूद को कहीं भेज दिया था। मकसूद भी खासा ज़ख्मी हुआ था, मगर उसे गोलियां ऐसी जगह नहीं लगी थी जिससे उसके चलने फिरने में रुकावट पेश आती। आसिफ को एक गोली पाँव में लगी थी, लेकिन हड्डी बच गई थी। जब तक ज़ख्म एक हद तक नहीं भर जाता, वो पाँव पर ज़ोर नहीं डाल सकता था। उसे देखकर आसिफ की नज़रों में चमक आ गई थी, और इसे उसे महसूस करके वो अंदर से कट कर रह गई थी। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने मुर्दा लहजे में कहा, आपने मुझे बुलाया? हाँ डार्लिंग, आज सुबह से तुम्हारा दीदार नहीं हुआ, वो बेबाकाना अंदाज में बोला। समझ लो मेरी सुबह, प्लीज़, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। उसने बात काट कर कहा। मैं भी कोई बदमाश नहीं हूँ, वो ढिठाई से बोला। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। वो रो देने वाली हो गई। छोड़ दूंगा, वो संजीदा हो गया। बस एक बार जो कहूँ वो मान लो। नहीं, वो इसका मतलब समझकर लरज़ गई। मगर आसिफ ने उसका इनकार सुना ही नहीं। जहाँ कहूँ वहाँ एक दिन के लिए आ जाओ, उसके बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। सोमी ने तल्ख लहजे में कहा, उसके बाद क्या मैं खुद को मुंह दिखाने के काबिल रहूँगी? ये सब किताबी बातें हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे घर वालों को भी मालूम नहीं होगा। अलबत्ता तुम ना मानी तो सारा ज़माना देखेगा। जो तुम्हारे साथ में होगा वो सब इंटरनेट पर आ जाएगा। आसिफ ने धमकी दी। सोमी को लग रहा था कि इसका सर घूम रहा है। प्लीज़, तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। मैं यहाँ से निकलूँगा और तुम मेरे साथ चलोगी। खामोशी से जाओगी और खामोशी से वापस आ जाओगी। अगर साथ नहीं गई तो बाद में आओगी, और फिर मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे साथ बहुत से लोग होंगे, और तुम्हारी रुसवाई का तमाशा देखने वाले भी लातादाद होंगे। सोमी बाहर आई तो सचमुच उसका सर चकरा रहा था। वो एक तरफ बेंच पर बैठ गई। कोई उसके पास से गुजरा और फिर वापस आया। डॉक्टर सोमिया, आर यू राइट? उसने सर उठाकर देखा और डॉक्टर नदीम था। उसने बमुश्किल कहा, नो सर, मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर नदीम फिक्रमंद हो गया। उसने फौरी तौर पर उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, जो खासा लो हो रहा था। उसने फौरी तौर पर ग्लूकोज में ORS डाल कर दिया। उससे उसका ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ। फिर उसने ज़बरदस्ती उसे कैंटीन भेज दिया कि वो कुछ खाए। डॉक्टर नदीम इसकी कैफियत की वजह नाश्ता न करने को करार दे रहा था। उसे पता नहीं था कि वो किस मुश्किल में थी। अगर उसे पता चल जाता तो वो शायद उसके पास भी न फटकता। वो तो इस पर खुश था कि आज अस्पताल ज़रा मामूल पर आया था, वरना 2 दिन तो अस्पताल का बहुत नुकसान हो रहा था। यहाँ नज़र आने वाले बदमाशों की तादाद भी कम हो गई थी। अब 2-3 थे जो कोनों खदरों में बैठे हुए थे और वहीं से आने जाने वालों को देखते थे। सोमी की तबीयत संभली तो वो काम पर आ गई। डॉक्टर करीम उसे मायनेखेज नज़रों से देख रहा था। इतनी देर कहाँ रही? कैंटीन में थी, उसने खुश्क लहजे में कहा। आज नाश्ता किए बगैर आ गई थी? डॉक्टर करीम का मुंह बन गया। यहाँ इतने पेशेंट आए हैं और तुम कैंटीन में बैठी थी। सोमी जवाब दिए बगैर अपनी सीट पर आई और दोपहर तक काम में मसरूफ़ रही। शाम के करीब उसने डॉक्टर शारिक से कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं जाऊँगी। ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। शारिक ने सर हिलाया। तुम चली जाओ। शुक्रिया। सोमी उठकर वहाँ से पहले दवाओं के स्टोर तक आई। वहाँ से उसने एक सिरिंज ली और फिर चेंजिंग रूम में आई। उसने पर्स खोलकर उसमें से शीशी निकाली, जिसमें जर्द सियाल भरा हुआ था। शीशी पर कोई निशान नहीं था। उसने इसकी रबर सील से सिरिंज की सुई अंदर डाली और सियाल उसमें भर लिया। फिर सिरिंज पर कैप लगाकर उसे पर्स में रख लिया। खाली होने वाली शीशी उसने तोड़कर डस्टबिन में डाल दी। वो चेंजिंग रूम से आसिफ के कमरे तक आई और अंदर झांका। इत्तेफाक से इस वक्त भी वो अकेला था। उसे देखकर आसिफ खुश हुआ। मैं सोच रहा था कि अब शायद तुम ना आओ, एक बार और देखना है, सोमी ने उसका मुआयना करते हुए कहा। इसके ज़ख्म तकरीबन भर गए थे। वो चाहता तो चल फिर भी सकता था, मगर सोमी ने उसे लेटे ही देखा था। मेरा ख्याल है अब दवाओं की ज़रूरत नहीं है। बस कल डिस्चार्ज होने से पहले एक इंजेक्शन देना होगा। उसके बाद तुम्हें फिर किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे तो लग रहा है कि मुझे अब किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, उसने मायनेखेज अंदाज में कहा। मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। सोमी ने उसकी बात नज़रअंदाज की। मैं शायद कल सुबह ना आऊँ, लेकिन कल शाम को आऊँगी।
वो बाहर निकली, अस्पताल से बाहर आई और जब अपने फ्लैट की तरफ जाने वाली सड़क पर आई तो उसने दूर से ही उस कार को देख लिया जिसमें उसे ज़बरदस्ती बिठाया गया था और यकीनन कार में मौजूद लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके कदम सुस्त हो गए, मगर वो कितना ही सुस्त चलती, उसे वहाँ तक तो पहुँचना ही था। वो कार के नज़दीक आई तो उसका उखबी शीशा नीचे हुआ और वो रुक गई। उखबी नशिस्त पर वही शख्स था। आज भी उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने पूछा, तुमने काम किया? नहीं, आज मौका नहीं मिला, लेकिन कल लाज़मी हो जाएगा। अगर कल तक काम ना हुआ तो? नहीं, कल लाज़मी हो जाएगा, वो बोली। ये इतना आसान नहीं है, मुझे अपना बचाव भी तो करना है साथ-साथ। मैं कुछ नहीं जानता, कल तक वो ज़िंदा रहा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कहते हुए आदमी का लहजा बहुत खौफनाक हो गया। सोमी काँप उठी। उसके आगे कुआँ था, पीछे खाई। अगर वो आसिफ को इंजेक्शन देती तब भी उसका बचना मुश्किल था। ये बात खुल जाती और फिर आसिफ के साथी उसे कहाँ छोड़ते। अगर न लगाती तो ये न छोड़ते। वो किसी से कह भी नहीं सकती, पुलिस के पास जाने का फ़ायदा नहीं था। पुलिस अगर चाहती तब भी इसकी मुसलसल हिफाजत नहीं कर सकती थी। इस शहर में तो अच्छे-अच्छे साहिब हैसियत महफूज नहीं थे। इसकी क्या औकात थी। कार स्टार्ट हुई और तेज़ी से आगे चली गई। पहली बार वो पछताई कि काश माँ की बात मान लेती और वो इस शहर से चले जाते, जहाँ दरिंदे इतने बेलगाम थे कि कोई इन्हें रोकने वाला नहीं था। इसका फूट-फूट कर रोने को दिल चाह रहा था, मगर घर आते-आते उसने खुद पर काबू पा लिया था। वरना रज़िया इसके चेहरे से भांप जाती और पूछती तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद पर काबू रखना था। घर आकर उसे ख़्याल आया कि वो जितनी बार आसिफ के पास गई वो अकेला ही होता था। उसके पास मौका था कि वो उसे इंजेक्शन लगा देती, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसे पछतावा हुआ और साथ ही ख़्याल आया कि पता नहीं वो कल भी ये काम कर पाएगी या नहीं। साकिब का कोई टेस्ट था, वो उसकी तैयारी में लगा हुआ था। रज़िया पड़ोसन के घर में होने वाली दावत के सिलसिले में उसकी मदद करने गई थी, इसलिए वो उनकी तवज्जो से बच गई। रात को इसे नींद बहुत देर से आई। बहुत सी सोचें उसके दिमाग में चकराती रहीं। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। उसे रोज़ नहाने की आदत थी। उसने रात शावर नहीं लिया था, इसलिए सुबह नहाने के लिए जल्दी उठी। वो बाहर आई तो साकिब स्कूल जाने के लिए निकल रहा था। सोमी ने उसे गले लगाकर प्यार किया। वो हंसा, खैरियत? आज सुबह ही सुबह प्यार आ रहा है? मेरा भाई है ही इतना प्यारा। उसने नज़र भर कर अपने भाई को देखा। साकिब के जाने के बाद वो माँ के साथ लगी रही। नाश्ते के दौरान उनसे बातें करती रही। उसे लग रहा था कि शायद वो आज के बाद इन लोगों को नहीं देख सकेगी। उसने रात ही सोच लिया था कि अगर इस मसले का कोई आबरूमंदाना हल ना निकला तो वो बेआबरू होने पर मौत को तरजीह देगी। दूसरी सूरत में बेआबरू होगी और बात उसके माँ और भाई तक भी आएगी। वो इन्हें महफूज रखना चाहती थी। उनका झुका हुआ सर भी नहीं देख सकती थी। शायद यही वजह थी कि वो भाई और माँ से यूँ मिल रही थी जैसे आखिरी बार मिल रही हो। अस्पताल जाने का वक्त आया तो उसका दिल नहीं चाह रहा था कि घर से निकले, मगर आज तो उसे लाजमी जाना था। हाँ, ये मालूम नहीं था कि वो जिंदा सलामत आ सकेगी या नहीं। उसने अचानक माँ से पूछा, फ़र्ज़ करें आपको पता हो कि इस शहर में मेरी या साकिब की जान को ख़तरा है, तो आप क्या करेंगी? रज़िया दहल गई। कैसी बातें कर रही है? मुँह से खैर का कलमा निकाला कर। नहीं, फ़र्ज़ करने को कह रही हूँ। तो मैं तुझे और साकिब को लेकर फ़ौरन इस शहर से कहीं दूर चली जाऊँगी। सोमी ने हैरत से कहा, चली जाएंगी, जबकि आप यहीं पैदा हुई और यहाँ रही हैं? हाँ, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों से बढ़कर कुछ नहीं है। ये घर और उसका सामान भी छोड़ जाएंगी? अगर महल हुआ और उसमें दुनिया जहाँ का सामान हो तब भी छोड़ जाऊँगी। मैं सोचती हूँ ये सब तो छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। इंसान के लिए जान और इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। अगर ये दोनों ख़तरे में हो तो इंसान उनके बदले सब कुछ छोड़ सकता है। वो अस्पताल जाते हुए सोच रही थी कि वाकई इन दो चीज़ों से बढ़कर तो कुछ भी कीमती नहीं। रास्ते में उसने देखा वही कार अस्पताल के नज़दीक मौजूद थी और उसमें 3 अफराद बैठे दिखाई दे रहे थे। सोमी ने कार को गौर से देखा और उसके पास से गुजरकर अस्पताल पहुंची। उसने उबाया और नकाब लिया हुआ था। वो अंदर आई और फिंगरप्रिंट्स मशीन पर अपना हाथ लगाने जा रही थी कि उसे ख्याल आया और वो रुक गई और वो अंदर आई। वेटिंग लॉन्ज में बेशुमार मरीज और उनके साथ आए हुए लोग बैठे हुए थे। वो औरतों वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल फिर ऑफ कर दिया। उसे मालूम था कि जब वो ड्यूटी पर नहीं आएगी तो डॉक्टर नदीम उसे कॉल करेंगे।
कुछ देर सुकून से बैठकर वो सोचती रही। रफ्ता रफ्ता उसके दिमाग में एक तस्वीर वाज़ेह होने लगी। वो 15 मिनट बाद उठी और अस्पताल के सर्जिकल वाले हिस्से में आई। यहाँ भी बहुत से लोग मौजूद थे। उसे मालूम था कि किस हिस्से में ऑपरेशन रूम से है। उसने देखा एक ऑपरेशन रूम खाली नजर आया। उसने आसपास देखा और तेजी से अंदर दाखिल हो गई। 1 मिनट बाद वो बाहर निकल रही थी कि एक पैरामेडिक अंदर आया। उसने मशकूक अंदाज में उसे देखा। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? वो जी मेरा चाचा का ऑपरेशन है, मैं समझी इधर हो रहा है, उसने आवाज़ और लहजा बदल कर कहा। इधर कोई ऑपरेशन नहीं है, और हो भी तो किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मुझे क्या पता जी, वो कहते हुए बाहर निकल गई। उसका रुख अब दोबारा वेटिंग लॉन्च की तरफ था, मगर वो लॉन्च में आने के बजाय वॉशरूम में आई। वो एक टॉयलेट में आकर उसने अपना मोबाइल निकाल कर ऑन किया। इत्तेफाक से उस वक्त यहाँ कोई नहीं था। उसने वो नंबर मिलाया जिससे आसिफ ने उसे कॉल की थी। उसने कॉल रिसीव की। सोमी ने आहिस्ता से कहा, मैं बात कर रही हूँ। तुम ज़हे नसीब, आज तुमने कॉल की? उसकी आवाज़ पहचान कर वो खिल उठा था। सुनो, तुम्हारे पास शायद बहुत कम वक्त है। मैंने अस्पताल के बाहर एक गाड़ी में मुसल्लह अफराद को देखा है जिनका ताल्लुक तुम्हारी मुखालिफ पार्टी से है। आसिफ की शोखी हवा हो गई। उसने घबरा कर पूछा, तुम कैसे कह सकती हो? मैं यहाँ डॉक्टर हूँ और दोनों पार्टी के लोगों को जानती हूँ। वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। मैंने उसी अस्पताल में उन्हें मुसल्लह हालत में भी देखा है। कार कैसी है? सोमी ने उसे कार का रंग और मॉडल बताया, ये भी कि वो कहाँ पर मौजूद है। उसने बताते ही कॉल काटकर मोबाइल बंद कर दिया और वॉशरूम से बाहर आई। उसका रुख अब वार्ड की तरफ था। वो राहदारी में दाखिल हुई थी कि मकसूद तेज़ी से निकलता हुआ नजर आया। वो उबाया और नकाब में थी, इसलिए वो पहचाने बगैर उसके पास से गुजरता चला गया। उसके जाने के बाद भी सोमी कुछ देर राहदारी में खड़ी रही और फिर कमरा नंबर 12 तक आई। उसने अंदर जाने से पहले कान लगाकर सुना। आसिफ किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। वो बात नहीं कर रहा था बल्कि किसी पर गरज बरस रहा था। कहाँ मरे हुए हैं तुम सब? वो तुम्हारे बाप यहाँ मौजूद हैं। किस लिए आएंगे? मेरे लिए आए हैं। मैंने मकसूद को भेजा है, लेकिन फौरी और लड़के भेजो, पता नहीं वो कितने हैं। सोमी अंदर आई। आसिफ का मुंह दूसरी तरफ था। सोमी ने अपने पर्स में हाथ डाला और कुछ निकाला। दबे कदमों से आगे आई कि आसिफ ने मोबाइल बंद करके रखा और उसे देखकर एकदम चौंका। तुम कौन हो? आसिफ का हाथ तकिए के नीचे जा रहा था कि सोमी ने जल्दी से कहा, ये मैं हूँ, तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। आसिफ का हाथ रुक गया और उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और सोमी को ताज्जुब हुआ था कि इतने इंसानों के कातिल की जब अपनी जान पर बन आई तो वो बिल्कुल ही आम आदमियों की तरह घबरा रहा था। इस वक्त सोमी को लगा कि वो आम आदमी से भी गया गुजरा था। आम आदमी किसी पर इतना जुल्म नहीं करते और ऐसा जुल्म नहीं करता जैसा कि वो दूसरे इंसानों पे करता था। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मैं समझा पता नहीं कौन है, लेकिन तुमने ये क्यों पहना है? वो आगे आते हुए बोली, क्योंकि मैं इन लोगों से छुप कर आई हूँ जो बाहर मौजूद हैं। उससे पहले कि आसिफ कोई सवाल करता, उसके मोबाइल की बेल बजी और वो मोबाइल उठाने के लिए साइड दराज की तरफ मुड़ा था कि सोनी का हाथ हरकत में आया और उसके उसके बिल्कुल पास आ गई। उसके हाथ में दबे रेज़र से ज़्यादा तेज़ धार सर्जिकल चाकू ने पलक झपकते ही आसिफ का गला काट दिया। उसके गले से खून का फव्वारा उछला था और वो खरखराते हुए अपना गला पकड़कर बिस्तर पर ढेर हो गया। उसी लम्हे बाहर से फायरिंग की मध्यम लेकिन मुसलसल आवाज़ आई और फिर उसमें इजाफा होने लगा जैसे बैक वक्त कई हथियार चल रहे हों। सोमी वार करते ही तेज़ी से पीछे हट गई थी ताकि खून के छींटे उसके उबाया तक ना पहुंच पाएं। उसने चाकू वापस पर्स में रख लिया और आसिफ की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, बाज़ औक़ात पाँव तले आने वाली चूटी भी काट लेती है। वो बाहर आई और दोबारा वेटिंग रूम में आकर बैठ गई। मरीज़ और उनके साथ आने वाले बाहर होने वाली तेज़ फायरिंग से हरासा हो रहे थे। वो इस वक्त बाहर नहीं जा सकती थी। अस्पताल में आने के बाद उसे ख्याल आया कि मरने का क्यों सोच रही है वो। इन लोगों को क्यों नहीं मार सकती जो इसकी इज्जत और ज़िंदगी के दुश्मन हो रहे थे। जब उसने फ़ैसला कर लिया तो उसे इंजेक्शन का इस्तेमाल ख़तरनाक महसूस हुआ, क्योंकि उससे ख़याल उसी की तरफ जाता और उसने चाकू इस्तेमाल करने का सोचा। खुशकिस्मती से उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ। उसका ज़मीर मुतमईन था कि उसने बिल्कुल ठीक किया। उसे अपनी हिफाजत का हक़ था और उसने यही हक़ इस्तेमाल किया था। आसिफ या जो भी मरता वो इस ज़मीन के बोझ और मुजरिम थे। उनका मर जाना ही ठीक था और दूसरों के लिए बेहतर था। आधे घंटे के बाद कानून के मुहाफ़िज़ आए, तब बाहर
फायरिंग से जख्मी और मरने वालों को अस्पताल लाया गया। सोमी ने देखा कि एक स्ट्रेचर पर मकसूद भी था। उसके सीने में कई गोलियां उतर गई थी और वो कुछ देर का मेहमान नजर आता था। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। कुल 4 लाशें और 4 ही जख्मी आए थे। कार में मौजूद अफराद में से कोई नहीं बच पाया था और उन्होंने मरते मरते भी मकसूद और उसके साथियों को भी निशाना बना डाला था। जख्मी सारे आसिफ और मकसूद के लड़के थे और उनमें से भी 2 की हालत नाजुक थी। पुलिस के आने के बाद जब बाहर के हालात ठीक हुए तो वो खामोशी से निकल आई और घर की तरफ जाते हुए उसने सर्जिकल चाकू और सिरिंज एक खुले मेन हॉल में डाल दिए। वो घर आई तो रज़िया ने उसे देखकर सुकून का सांस लिया। शुक्र है तू आ गई, वरना मैं खुद निकलने वाली थी। तेरा मोबाइल फिर बन जा रहा था। अस्पताल के पास ही फायरिंग हुई है, इसी वजह से मैं जाने के बजाय वापस आ गई, उसने कहा और अंदर आ गई। उसने मोबाइल ऑन नहीं किया था क्योंकि अस्पताल की तरफ से कॉल आ जाती तो उसे झूठ बोलना पड़ता। उसने सोच लिया था कि हालात ठीक रहे तो वो ये झूठ कल खुद जाकर बोल देगी। उसके लिए खतरा बनने वाले तमाम अफराद दुनिया से जा चुके थे और उसे उम्मीद थी कि अब उसे कोई तंग नहीं करेगा, मगर उसने सोच लिया था कि अब माँ ने खाला के पास चलने को कहा तो वो उनकी बात मान लेगी। देखा, यह क्राइम स्टोरी थी एक, जो आप लोगों को पसंद आएगी। एक अकेली लड़की किस तरीके से उसने मुकाबला किया, कभी डरी, कभी खुद को तैयार किया लड़ने के लिए और आखिर में जीत ही गई। कहते हैं ना कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर यकीन करते हैं और अल्लाह की ज़ात पर भी हमारा पूरा यकीन होता है, तो कुदरत हमारा साथ ज़रूर देती है। तो कुदरत ने इसका भी साथ दिया और ये उन सारी झंझटों से, झमेलों से और अपने उन सारे दुश्मनों से निकल आई। चलिए, आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।